जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट टूल चैनल पे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको फिजिक्स का जितना भी कंसेप्ट होता है और फार्मूला, उस सब को हम एक एक करके रिवाइज करते हैं। आप लोग करते क्या है कि किसी भी टीचर से तो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो है रिजल्ट होने में थोड़ा सा लेट लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है आरआरबी का एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डू हो, इस एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो कम से कम जो है इस पीडीएफ से जो है 80 से 90% क्वेश्चन को जो है बना करके आइएगा, और बना करके नहीं, सही भी होगा। तो चलिए हम आज देखते हैं कि इसको अच्छे तरह से रिवाइज करते हैं। वन शॉट वीडियो रहेगा और न्यूमेरिकल भी इस पीडीएफ से बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर आपको जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है, जिसको मात्रक एवं मापक कहते हैं। पहला चैप्टर है, इसको हम हर एक तरीका से इसको रिवाइज करेंगे। फिजिक्स हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें भौतिक राशि होता है, जिसे भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दिशा के अनुसार ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपको अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि का मतलब हो गया क्या, इसमें केवल और केवल जो है परिमाप होगा। एग्जाम्पल पे देख लीजिएगा तो दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, समय हो जाएगा, और इससे ज़्यादा भी आदि हो जाता है, जैसे कि और कुछ भी होता है। सदिश राशि देखिएगा तो आपको परिणाम के साथ साथ दिशा भी इसमें होगा, दोनों चीज़ इसमें रहता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको बल, वेग, विस्थापन। चलिए आप देखते हैं कि मात्रा के आधार पे कितना होता है। तो मात्रा के आधार पे जो है आपको मूल राशि टोटल 7 होता है, जो निम्न प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं आपको। तो पहला आपको जो हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपको केजी होता है और बीमा एम होता है। उसी तरह से लंबाई का देखिएगा तो मात्रक हो जाएगा एम, स्मॉल एम, और बीमा देखिएगा तो एल हो जाएगा। समय होगा उसी तरह इसका भी एसआई मात्रक सेकेंड और बीमा टी। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन और बीमा के। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा आपको एसआई मात्रक, और बीमा हो जाएगा ए। उसी तरह से ज्योति तीव्रता का भी देखिएगा तो कैंडेला हो जाएगा और सी हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का देखिएगा तो मोल होगा और एन हो जाएगा। और इधर देखिएगा तो आपको मापक इकाई को कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ 3600 सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो आपको सेकेंड हो जाएगा, एक इकाई हो गया, और 3600 जो है आपको संख्या हो गया। उसी तरह से इधर देखिएगा, आपको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, एसआई प्रणाली को जो आपको 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो आपको सीजीएस मात्रक होता है, जिसमें सी जो हो गया आपको सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और दूसरा देखिएगा तो एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकंड। और एमकेएस तीसरा हो जाता है, मीटर केजी और सेकंड। उसी तरह में देखिएगा तो ऐसे उसके बाद चौथा जो होता है ऐसा पद्धति हो जाता है, जो 1971 में जो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये मान्यता हुआ था। और उसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक होता है, जैसे राशि होता है, तो ये आपको मूल राशि पर निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ईटीसी। इसी तरह से आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपको बल का जो है आपको एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसका और व्याख्या कीजिएगा तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक न्यूटन में जो आपको 10 के पावर 5 डायन होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको परमाणु का जो है आपको त्रिज्या जो होता है आपको 10 के पावर -10 होता है। और नाभिक का त्रिज्या देखिएगा तो 10 के पावर 15, जिसको फर्मी भी कहते हैं। और ये आप लोग याद रखिएगा कि जैसे मेगा जीगा टेरा पेटा ये सब होता है ना, तो देखिए जिसका लास्ट में ए होगा ना, उसका पॉजिटिव साइन होगा, कहने का मतलब उसका पावर जो है प्लस में होगा, और ओ जिसमें रहेगा उसका पावर आपको माइनस में होगा। तो ये बात आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर 6 मीटर होता है, जिसको 0.001 mm भी कहते हैं। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक पार्सेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको मीटर में कहे तो 3.1 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है। और पार्सेक जो है आपको दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। और उसी तरह से देखिएगा तो इस चैप्टर में आपको पृथ्वी से अनुमानित दूरी जो है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है, जिसका ये 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से जो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लाइट ईयर होता है, जो आपको 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और एम्पियर जो है आपको विद्युत धारा नापा जाता है। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनमोमीटर से हवा की गति, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, हाइड्रोमीटर से आपको आपेक्षिक घनत्व। इसको याद करने के लिए कैसे कीजिएगा, देखिए डो मतलब होता है डेंसिटी, तो इसलिए घनत्व नापेंगे। और ग्रो मतलब आर्द्रता, तो आपेक्षिक आर्द्रता को नापेंगे।
पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी से ऊपर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेलियोस्कोप सूर्य का अवलोकन करने के लिए देखा जाता है। पॉलीग्राफी जो है झूठ पकड़ने की मशीन है। ओडोमीटर जो है वाहन की दूरी के लिए, और टेकोमीटर जो है आरपीएम यानी कि घूर्णन की गति निकालने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर जो है वाहन की तत्कालिक गति निकालने के लिए करते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखिए यहाँ पे मोशन में जो है आपको यहाँ पे मोशन मीन्स गति। गति जो है आपको समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदलना, यही गति होता है। दूरी क्या है? कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक सदिश राशि है और दूरी जो है आपको नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। SI मात्रक जो है आपको मीटर होता है और इसका जो है ओडोमीटर से मापा जाता है। देखिए दूरी जो है हमेशा आपको विस्थापन से बड़ा ही होगा, और दूरी बट्टा विस्थापन करेंगे तो ये आपको 1 से बड़ा और बराबर होगा। उसी तरह से विस्थापन बट्टा दूरी कीजिएगा तो 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। और ये कैसे याद रखिएगा? तो देखिए दूरी जो है आपको बड़ा होता है तो ऊपर में अगर बड़ा होगा तो 1 से बड़ा और बराबर होगा। और विस्थापन को कैसे याद रखिएगा? विस्थापन यदि ऊपर में है तो विस्थापन छोटा होता है, इसलिए 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। चलिए आप विस्थापन को समझते हैं। देखिए विस्थापन जो है आपको प्रारंभिक से लेकर के अंतिम बीच की दूरी को, सबसे छोटी डिस्टेंस को जो है आपको विस्थापन कहते हैं। और देखिए विस्थापन सदिश राशि है और ये जो है आपको धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका SI मात्रक आपको मीटर होता है। और शून्य कब होगा? देखिए जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है, उस समय पे जो है विस्थापन 0 हो जाता है। और उसी तरह आप चलिए आपको चाल समझाते हैं। तो देखिए चाल जो है आपको हो गया इकाई समय में तय की गई दूरी को जो चाल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। ये अदिश राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वेग देखिएगा तो हो जाएगा वेग एक निश्चित दिशा में विस्थापित की गई दूरी होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा आपको वेग बट्टा विस्थापन बट्टा समय। तो वेग का जो है आपको ये सदिश राशि है और इसका जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मात्रक इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण को समझते हैं। तो त्वरण क्या है? देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अंतिम माइनस जो है प्रारंभिक घटाएंगे वेग को और बट्टा समय करेंगे तो त्वरण निकल के आएगा। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए v जो है आपको अंतिम दूरी वेग हो जाएगा और u जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा। चलिए अब आपको हम समान समय गति समझाते हैं। समान समय जो है आपको समान समय गति, समान समय अंतराल में जो समान दूरी तय करता है उसी को हम समान गति कहते हैं। इसमें जो है आपको चाल स्थिर रहता है, दिशा भी स्थिर रहता है और वेग। दिशा कब स्थिर रहेगा? जब आपको समान, जैसे कि ट्रेन चलता है ना, सीधी पटरी पे चलती हुई ट्रेन जो है आपको इस समय जो दिशा भी समान होगा और चाल भी स्थिर होगा और वेग भी स्थिर होगा। त्वरण जो है इसमें 0 होता है। और समान गति क्या है? तो देखिए अलग अलग समय में जो अलग अलग दूरी तय करता है उसी को असमान दूरी कहते हैं। और समान गति का जो ग्राफ जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको वेग बट्टा समय। वेग यहाँ पे लिखाएगा और समय यहीं पे। तो समान गति से जो कोई अगर चल रहा है तो उसका जो है स्लोप क्या देगा? तो ये जो है आपको समय सीधा समय के साथ जो है समानांतर होगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। और इसका नीचे वाला जो क्षेत्र जो है आपको विस्थापन का मान देगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या करा। देखिए आगे देखिए यहाँ पे जब वस्तु जो है आपको विरामा से चलता है तो उसका u का मान 0 हो जाएगा और जब वस्तु रुक जाता है तो v का मान 0 हो जाएगा। और देखिए वेग एक समान होगा तो त्वरण जो है 0 हो जाएगा। वेग एक समान से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। गति के तीनों समीकरण के हिसाब से आइए समझते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, और दूसरा हो जाएगा s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो है आपको u और a को काट दीजिएगा तो वेग और समय के साथ जो है पहला समीकरण रिलेशन रखता है। दूसरा में देखिएगा तो आपको विस्थापन और समय के साथ रखता है, और तीसरा में देखिएगा तो आपको वेग और विस्थापन के साथ रखता है। उसी तरह से जो है आप जी का मान किस समय नेगेटिव रखिएगा, किस समय पॉजिटिव रखिएगा, इस समीकरण में वो भी हम अच्छा से समझा देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए जब जी का मान जब नीचे की तरफ आता है ना तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आता है तो उस समय आप पॉजिटिव रखिएगा, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाता है तो उस समय आप माइनस रखिएगा। ये भी समझ गया। और चला अब ये देखिए जब जो है वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो शुरुआती बिंदु जो है वहाँ पे u कुछ होगा, लेकिन अंतिम बिंदु जो है 0 हो जाएगा और वेग जो है आपको घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी जो भी घटेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ेगा। उसी तरह से जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उस स्थिति में u का मान 0 होगा और अंतिम बिंदु पे v का मान कुछ होगा।
और नीचे जैसे ही आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपको बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है घटेगा, वेग आपको बढ़ेगा। और इस दोनों में जो है आपको कुल ऊर्जा और जी का मान नियत रहता है। जी का वैल्यू होता है आपको, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका खोज किए थे न्यूटन साहब ने। अब आइए आपको ग्राफ के हिसाब से समझाते हैं कि विस्थापन समय का जो ग्राफ जो है किसका वैल्यू देता है। तो विस्थापन समय का ग्राफ जो है आपको वेग का जो है स्लोप जो है वेग देता है, और इसका एरिया जो है कुछ नहीं देता है। तो उसी हिसाब से देखिए, पहला जो है ग्राफ कह रहा है कि वेग बढ़ रहा है, दूसरा में कह रहा है वेग घट रहा है, तीसरा में जो है आपको कह रहा है वेग समान है, एक समान है, और चौथा में जो कह रहा है असम विरामावस्था में, चौथा क्या है विरामावस्था, और पांचवा कह रहा है क्या असंभव। उसी तरह से जो है आप यहाँ पे देखिएगा, वेग और समय के साथ जो है ग्राफ बनता है, वो आपको स्लोप जो है त्वरण का मान देता है, और इसका एरिया जो है आपको विस्थापन का मान देता है। और पहला देखिएगा ग्राफ क्या कर रहा है, तो त्वरण जो है बढ़ रहा है, दूसरा में जो है त्वरण घट रहा है, तीसरा में जो है त्वरण एक समान है, चौथा ग्राफ जो है त्वरण एक समान, इसमें वेग एक समान है, और पांचवा जो है आपको असंभव है। उसी तरह से चलिए अब आगे आपको समझाते हैं कि देखिए इस सब को याद रखिएगा, बहुत इस सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए आप देखिए यहाँ पे देखिए, एक समान वृत्तीय गति क्या है। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पे चलती है तो उस समय जो है उसका चाल जो है समान रहता है, और वेग हर एक बिंदु पर बदलता है क्योंकि दिशा बदलता है इसलिए। और इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह जो घूमता है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और घड़ी की सुई की गति हो जाएगा। और कार एथलेटिक ट्रैक पे जो है गोलाकार चक्कर लगाता है, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और डोरी से बंधा हुआ पत्थर घूमता है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि अपकेंद्र बल क्या होता है और अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो अभिकेंद्र बल जो है आपको अंदर की ओर लगता है, और अपकेंद्र बल जो है आपको बाहर की ओर लगता है। और जब देखिए यहाँ पे वेग जो है स्पर्श रेखा की तरफ जाएगा, और त्वरण और बल जो है अंदर की ओर रहेगा। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो जाएगा आपको mv² बट्टा में r, और अभिकेंद्र त्वरण का जो फार्मूला हो जाएगा आपको v² बट्टा में r। इसमें जो है आपको चाल और गति ऊर्जा नियत रहता है। चलिए अब आपको अगला चैप्टर पे ले चलते हैं। चैप्टर नंबर तीसरा देखिए, चैप्टर नंबर तीसरा में जो आपको फोर्स लॉ ऑफ मोशन का, बल एवं गति के नियम को बताते हैं। तो देखिए पहला में जो है न्यूटन का गति का पहला नियम। तो देखिए इसमें जो कहा जाता है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। वो गति में है तो गति में, और चाल में है तो चाल में ही रहना पड़ेगा। इस गुण को जो जड़त भी कहते हैं। जड़त क्या कहते हैं, तो देखिए जड़त द्रव्यमान के अनुपात में होता है, यानी भारी वस्तु का जड़त जो है अधिक होगा। इसका फार्मूला जो होता है आपको I = mr² होता है। और जड़त तीन प्रकार के होता है। तो पहला जड़त जो है आपको विराम का जड़त, जिसे इसका एग्जाम्पल एक याद रखिएगा, इसे पैर हिलाने पर जो है आपको फल नीचे गिरता है, ये विराम का जड़त है। दूसरा हो जाएगा गति का जड़त, बस जो रुकती है अचानक तो शरीर आगे की ओर झुकता है, ये भी आपको गति का जड़त है। और दिशा का जड़त क्या हो जाएगा, वाहन मोड़ लेता है ना तो शरीर जो है आपको झुक जाता है उसी दिशा में, उसी को कहते हैं दिशा का जड़त। और संवेग समझिए, यहाँ से देखिए संवेग क्या होता है, तो P = mv² इसका फार्मूला होता है। और ये आपको सदिश राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा आपको kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए न्यूटन का जो है आपको दूसरा नियम समझाते हैं। तो देखिए दूसरा नियम न्यूटन का क्या कह रहा है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है आपको, लगाया गया बल जो है सीधे समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर को। इसका फार्मूला होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv-u/t। और यहाँ पे जो है इसका सूत्र उसके निकल के आएगा, F = m ही रहेगा, और v-u जो है आपको त्वरण होता है, इसलिए यहाँ पे a लिखाएगा, यानी कि F = ma। चलिए बल क्या होता है देखिए समझते हैं। बल जो है आपको पुल या पुश, जो वस्तु की गति या विराम की अवस्था को बदल देता है, उसी को ही बल कहते हैं। बल जो है सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक आपको न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन में जो आपको 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या है, तो बल का CGS मात्रक है। और इसको और विस्तार कीजिएगा न्यूटन को तो लिखाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए बल का वस्तु को चलाना या चलती वस्तु को रोकना, ये भी एक प्रकार का बल ही है, बल का एग्जाम्पल है। गति बदलना या घटना, दिशा बदलना, आकार बदलना, ये सब बल का उदाहरण है। देखिए बल जो है आपको 2 प्रकार का होता है। पहला जो है आपको संतुलित बल होता है, और दूसरा आपको असंतुलित बल होता है। संतुलित बल जो है सभी
बलों का जो परिणाम जो है जीरो होता है और इसमें गति नहीं बदलता है, केवल जो है आकार बदल जाता है। और दूसरा जो है जिसको असंतुलित बल कहते हैं, उसमें जो है आपको परिणाम शून्य नहीं होगा, लेकिन गति चाल में परिवर्तन होता है। चलिए आपको तीसरा नियम दिखाते हैं न्यूटन का क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगता है, उसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। बल हमेशा जो है आपको युग में होता है, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा चलना, तैरना, नाव पीछे की ओर जाना, रॉकेट उड़ना। संवेग संरक्षण का क्या नियम है ये भी देख लीजिए। यह बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा और कुल संवेग स्थिर रहता है। और टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, इसका फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1u1 प्लस m2v2, या नहीं तो mg गन के हिसाब से देखिए, गन और बुलेट के हिसाब से फॉर्मूला, तो इसका होता है mg_vg बराबर माइनस mv_vv। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, देखिए गोली चलाने पर जो है पिस्तौल पीछे की ओर झटका देता है, या नाव से छलांग लगाने पर जो नाव पीछे की ओर जाता है, और टक्कर में दोनों वस्तु जो है का जो है संयुक्त संवेग जो है बराबर होता है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर क्या कर रहा है। तो देखिए अगला चैप्टर जो है आपको ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में बताया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है दो वस्तु वाली पिंड के बीच जो है आकर्षण का बल है केवल, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और यह एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। और इसका खोज जो है आपको गतीय रूप से जो है आइजैक न्यूटन साहब ने 1666 ईस्वी में किए थे। और स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 m2 होता है ना, और दूरी जो है r होता है, उसका सूत्र होता है F बराबर g m1 m2 बट्टा में r²। और g जिसको स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका जो है वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और ये जो है आपको निर्वात में भी काम करता है। और इसका जो है आपको स्मॉल जी का जो है गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं, इसका खोज जो है न्यूटन साहब ने किया था। इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये फार्मूला होता है जी एम बट्टा में r²। और देखिए ये जो आपको यहाँ पे देखिए चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपको ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि भार क्या होता है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो देखिए भार जो है आपको इसका फार्मूला हो जाएगा W बराबर mg। यह जो है किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिएगा कि आपको द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ है। द्रव्यमान जो है आपको अदिश राशि है और भार जो है आपको सदिश राशि है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केजी करते हैं और भार को व्यक्त करने के लिए न्यूटन में व्यक्त करते हैं। उसी तरह से जो है आपको यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो चंद्रमा पे जो भार होगा आपको पृथ्वी का जो भार होगा ना, उसका 1/6 होगा। और आप देखिए यहाँ पे आपको लिफ्ट की गति का इक्वेशन क्या होता है, W बराबर m/g प्लस माइनस a होता है। इसी हिसाब से देखिएगा स्थिति जब समान वेग से ऊपर या नीचे करेंगे तो भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। और a त्वरण से ऊपर जाएंगे तो भार भी बढ़ेगा, और a त्वरण से नीचे आएंगे तो a भार भी घटेगा। और रस्सी टूट जाएगा तो उस स्थिति में जो है आपको भार शून्य हो जाएगा। और त्वरण जो है आपको अधिक हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण से, तो उस स्थिति में जो है ऋणात्मक आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा। अब देखिए जो है आपको जी का मान कब कब जो है घटता है बढ़ता है वो भी समझ लीजिए। तो देखिए जी के मान में परिवर्तन जो है आपको ऊंचाई बढ़ने से घटता है और गहराई बढ़ने से भी घटता है। और देखिए यहाँ पे जो है आपको पोल पे जो है सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पे कम होता है। और विषुवत रेखा से जो है पोल की तरफ आने पे जो है आपको बढ़ता है, और पोल की तरफ से जो है आपको विषुवत रेखा की तरफ आने पे जो है आपको कमी होता है। और देखिए क्या कहते हैं पृथ्वी के केंद्र पर जो है आपको जी का मान शून्य होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए ये भी बात हल्का सा याद रखिएगा आप लोग कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है आपको 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब केपलर का जो है नियम, केपलर का 3 नियम था वो भी देख लीजिए। केपलर का जो नियम था आपको ग्रहों का नियम, प्रथम नियम जो है आपको दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करता है।
और सूर्य कक्षा में एक जो है फोकस पे रहता है। और दूसरा नियम जो बताया गया था समान क्षेत्रफल का नियम है। ग्रह जो है समान समय में जो है अपनी कक्षा में समान क्षेत्रफल तय करता है। और तृतीय नियम कहा गया है कि अवधि और दूरी के बीच में संबंध बताया गया है, यानी कि समय जो है स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब का। उसी तरह से अब आप आगे समझिए परनोद क्या होता है उसके बारे में समझिए। तो देखिए परनोद जो है आपको परनोद जो है आपको सतह पर जो है लंबवत लगने वाला बल है एक प्रकार का। और जैसे कि एक इसका एग्जांपल हो जाएगा, मेज पर रखा गया डिब्बा ये एक प्रकार का थ्रस्ट लगाता है। और दाब क्या है, तो दाब के बारे में भी समझिए। दाब जो है आपको बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। और इस तीनों में जो है याद रखिएगा जो है प्रेशर का ये भी फॉर्मूला होता है परनोद बट्टा एरिया और उत्क्षेप बट्टा एरिया। और इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहते हैं। अब जो है घनत्व के बारे में देखिए, जिसको डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा आपको द्रव्यमान बट्टा आयतन। ऐसा मात्रक इसका हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व जो है आपको 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ़ का हो जाएगा 900 केजी पर मीटर क्यूब। इसलिए जो है आपको बर्फ़ जो है तैरता है, पानी में डूबता नहीं है। जिसका घनत्व जो है कम रहता है वो तैरता है, जिसका घनत्व अधिक हो जाएगा वो डूब जाएगा। अब देखिए उत्प्लावन का जो है उत्प्लावन बल जो है क्या है वो समझिए। देखिए उत्प्लावन बल जो है आपको द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो है उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो भी देखिए। द्रव में डूबा हुआ वस्तु जो है लगाने वाला जो उत्प्लावन बल है जितना जो है आपको विस्थापित यानी कि पानी को विस्थापित करेगा ना उसी के बराबर होता है। और डूबने का नियम ये क्या है वो भी समझिए। जब जो है आपको उत्प्लावन बल कम हो जाएगा और भार बल अधिक हो जाएगा उस स्थिति में जो है आपको वस्तु डूब जाएगी। और जब उत्प्लावन बल जो है आपको भार बल के बराबर हो जाएगा उस स्थिति में जो है वस्तु डूबेगा नहीं, सतह पर जो है स्थिर हो जाएगा। और उत्प्लावन बल जो है अधिक हो जाएगा भार बल से, तो उस स्थिति में जो है आपको तैरेगा वस्तु। अब आपको अपेक्षिक घनत्व के बारे में बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। और अपेक्षिक घनत्व का जो है कोई राशि नहीं होता है, नहीं उसका मात्रक होता है। और किसका किसका जो है राशि और मात्रक नहीं होता है वो भी देख लीजिए। अपेक्षिक घनत्व का नहीं होता, अपेक्षिक आर्द्रता का नहीं होता, घर्षण गुणांक का नहीं होता, आवर्धन क्षमता का नहीं होता और विकृति का नहीं होता। घर्षण गुणांक का जो है फॉर्मूला होता है म्यू बराबर एफ बट्टा आर। किया गया कार्य जो है इसमें नेगेटिव होता है और घर्षण गुणांक का मान जो है 0 और 1 के बीच में होता है। चलिए अब आपको अगला चैप्टर ले चलते हैं। अगला चैप्टर में क्या है, तो देखिए अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे एएलपी में पूछा जाता है। तो देखिए वर्क पावर एनर्जी जिसको कार्य शक्ति और ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल लगाया जाए और वो वस्तु विस्थापित हो जाता है तो उस समय कार्य होता है। और इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस। ये क्या हो, इस किस समय लगता है, जब बल और विस्थापन जो है एक दिशा में लग रहा हो। और एक और फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू जो है अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जब समान दिशा में विस्थापन होगा, बल भी उसी दिशा में और कार्य भी उसी दिशा में होगा, तो उस स्थिति में जो है आपको थीटा का जो वैल्यू होता है 0 होता है। इसका मतलब 1 होता है। उसी स्थिति में जो आपको महत्तम होगा। और विपरीत दिशा में हो जाएगा तो माइनस होता है, यानी कि थीटा 180 हो जाएगा। 180 में नेगेटिव होता है, उस टाइम न्यूनतम हो जाएगा। और जो है आपको 90 डिग्री यानी कि लंबवत हो जाएगा तो उस स्थिति में जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 19 का वैल्यू जो है 0 होता है। और ये अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। और इसका जो है सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। और जूल को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुना मीटर। और उसको और तोड़िएगा तो क्या विस्तारित हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिए ऊर्जा के बारे में समझ लीजिए। ऊर्जा क्या है, तो देखिए ऊर्जा जो है आपको ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ये इसका ऐसा मात्रक जूल होता है और ये अदिश राशि है। और गति का ऊर्जा जो है, गति ऊर्जा क्या है, तो गति ऊर्जा जो है आपको किसी वस्तु को जो है गति करने के कारण जो है उसमें उत्पन्न होता है ऊर्जा, उसी को गति ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ½ mv² हो जाएगा। और संवेग के साथ इसका देखिएगा रिलेशन तो एक ही होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बट्टा में 2m। जैसे आपको वेग बढ़ेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। इसका जो है एग्जाम्पल हो जाता है चलती गेंद से बहता पानी, चलती कार, उड़ती गोली, ये सब हो जाएगा।
और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, जब किसी वस्तु को स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो होता है उसी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उस स्थिति में भी बढ़ता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बांध में संचित पानी, खिलौने में स्प्रिंग, तना हुआ धनुष। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है आपको, ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। और शक्ति, शक्ति क्या है, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आपको P बराबर W/T या Fs cos θ/T mgh बट्टा में T। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है आपको जूल सेकंड, जिसको वाट भी कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसका जो है एक बात ये भी याद रखिएगा कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है और ये सदिश अदिश राशि है। और यहाँ देखिए किलो वाट आवर जो है PT बट्टा में 1000 होता है, इसी को और तोड़िएगा तो VIT बट्टा में 1000। 1 हॉर्स HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। और देखिए 1 किलो वाट आवर कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए दशमलव दिया रहेगा 6 तो पावर में 6 ही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। और परावर्तन क्या चीज़ है, जो देखिए परावर्तन जो है आपको प्रकाश की सतह से टकरा कर जो है उसी माध्यम में चला जाता है, उसी को परावर्तन कहते हैं। और आपतित किरण क्या है, जैसे कि देखिए ये आप एक कोई सतह है उस पर जो है ये किरण आ रहा है, उसी को कहते हैं आपतित किरण। और परावर्तित किरण के जो इस टकरा करके वापस जो उसी माध्यम में चला जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब जो है आपको इस पे जो बीच में जो रहता है लाइन, उसी को कहते हैं सीधी रेखा खींचा जाता है सतह पर। तो वो हो गया, परावर्तन भी समझ गए, अभिलंब भी समझ गए। और आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, यहाँ से देखिए आपतन कोण जो है आपको जो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है ना उसी को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण को जो कहते हैं अभिलंब के साथ जो आपको आपतित किरण के साथ जो बनता है उसी को कहते हैं आपतन कोण। और देखिए लेंस परावर्तन का जो नियम क्या कहता है, सो देखिए परावर्तन का नियम आपको कहता है कि एंगल I और एंगल R, जिसको कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है। और आपतित किरण और परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और परावर्तन का जो प्रकार होता है, पहला होता है नियमित परावर्तन, तो ये चिकनी सतह पे होता है। और विसरित परावर्तन जो खुरदुरा सतह पे होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दर्पण का प्रकार क्या क्या चीज़ है, देखिए समतल दर्पण एक होता है। समतल दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी और बराबर। उसके बाद पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब होता है बायां हाथ उठाइएगा तो दायां हाथ दिखेगा। और दर्पण की जितना दूरी पे आप वस्तु रखिएगा उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। थीटा कोण पे घुमाते हैं तो आपको परावर्तन के बाद 2 थीटा हो जाएगा। और आपको अपनी छवि देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण लेना है। और प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है समतल दर्पण में, तो ये आपको विषम संख्या में प्रतिबिंब बनता है। निकालने का सूत्र जो हो गया आपको 360 बट्टा में थीटा। और ये 360 बट्टा में अगर सम संख्या आता है तो 1 घटा करके लिखेगा। और 2 समानांतर दर्पण के बीच में अगर थीटा 0 होता है तो उस समय अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखिए गोलाकार दर्पण आपको 2 प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। और देखिए वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों मिरर में कंपेयर करके बता देते हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया आपको और ये उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जो है फोकस दर्पण के सामने होता है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के सामने होता है। मुख्य अक्ष जो हो गया आपको ये जो लाइन गया हुआ है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। और पोल जो होता है दर्पण के बीच में होता है। और उसके बाद द्वारक किसको कहते थे, देखिए ये जो दर्पण का जो यहाँ से मिलाते हैं तो उसी को कहते हैं ये द्वारक। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए फोकस दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होता है, पोल बीच में होता है, द्वारक ऐसे जैसे इसमें निकाले उसी तरह से होगा। और मुख्य अक्ष ये हो गया आपको। चलिए आपको दर्पण का जो नियम बताते हैं क्या कैसे हैं। तो देखिए अवतल दर्पण में जो आपको नियम होता है कि ये जब कोई मुख्य अक्ष से समानांतर कोई किरण आता है तो परावर्तन के बाद जो फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। और दूसरा नियम जो कहता है कि जब कोई किरण जो है आपको फोकस से आती हुई प्रतीत होता आएगा तो जो है टकराने के बाद आपको पैरेलल चला जाएगा, कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। उसी तरह से तीसरा नियम कहता है कि जब कोई किरण जो है आपको वक्रता केंद्र से आएगा
तो आपको परावर्तन के बाद जो है उसी से फिर वापस लौट के चला जाएगा। और उसी तरह से उत्तल दर्पण में यही नियम लागू होता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं किस तरह से होता है। देखिए समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा ना, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। उसी तरह से जो है फोकस से जो आएगा जो किरण, वो आपको जो है मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौट जाएगा। उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे जो है सेंटर की ओर आने वाली जो किरण है आपको, वो फिर से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। अब जो है प्रतिबिंब किस तरह से निर्माण होता है वो देखिए। तो देखिए आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है। तो अवतल दर्पण में आप अगर अनंत पे रखिएगा तो आपको जो है फोकस पे प्रतिबिंब निर्माण होगा, और अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखिएगा तो आपको फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, वो छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। उसी तरह से सेंटर पे रखिएगा तो समान आकार का बनेगा, और सी और एफ के बीच में रखिएगा तो आपको अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। उसी तरह से आपको यहाँ देखिएगा फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा, और पी और एफ के बीच में रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। समान आकार का भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और उत्तल दर्पण में किस तरह से बनता है, तो देखिए उत्तल दर्पण में जो हमेशा आपको आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। वस्तु कहीं भी होगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। उसी तरह से आप देखिए कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए अवतल दर्पण का यूज जो है आपको सभी जगह होता है। जैसे कि आपको मोचदारी बनाते हैं तो उसका ली लेंस होता है वो, और भी जगह पे यूज होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो है आपको 3 जगह यूज होता है। एक गाड़ी का जो है रियल व्यू देखने के लिए, और एक देखते हुए रोड पे स्ट्रीट लाइट लगा होता है रोशनी उसके लिए, और चौराहा पर भी लगा रहता है भीड़ भाड़ की जगह को छोटा करने के लिए। और आपको दर्पण दर्पण का सूत्र देख लीजिए क्या होता है। वो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। और इसका जो है फोकस दूरी निकालने के लिए होता है, वक्ता त्रिज्या का आधा होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए एक बार देखिए अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए क्या होता है, माइनस प्लस कब होता है वो भी देख लीजिए। अवतल दर्पण जो है आपको यू हमेशा नेगेटिव, हमेशा कोई यू जो है किसी भी दर्पण में होगा हमेशा नेगेटिव ही होगा। और अवतल यानी कि और लगा हुआ है तो फोकस नेगेटिव होगा। और उत्तल में देखिए यू तो नेगेटिव ही होगा और एफ जो है प्लस हो जाएगा। और वस्तु जो है आपको प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, और आभासी बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब खाली आभासी बनता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, जो है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना दिशा बदल लेता है, उसी को अपवर्तन करते हैं। दिशा क्यों बदलता है, देखिए दिशा बदलता है जो आपको गति बदलने के कारण जो है दिशा बदल जाता है। और माध्यम देखिए विरल माध्यम में जो होता है प्रकाश की गति अधिक होती है, और सघन माध्यम में जो आपको प्रकाश की गति कम होता है। और नियम समझिएगा अपवर्तन का। तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपको जाता है तो प्रकाश जो है आपको अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से जो विरल में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। और अपवर्तन का जो है आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो देखिए अपवर्तन का एग्जाम्पल जो है, अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको नींबू पानी में जो बड़ा दिखाई देता है वो हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना, ये आपको वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। सूर्योदय जो 2 मिनट पहले होता है वो हो जाएगा। सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है वो भी हो जाएगा। अब देखिए आप अगला समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है, वो समझते हैं। तो अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र होता है जो आपको म्यू म्यू बराबर c/v होता है। तो c क्या होता है, निर्वात में वायु की चाल, और v होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्लैब जो होता है शीशा का स्लैब, उसमें जो है आपको एक किरण वापस यानी कि इन करता है और फिर बाहर आउट होता है यानी कि निकलता है। तो ये दोनों किरण जो है, ये आपतित किरण और परावर्तन किरण जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है यानी कि समानांतर होता है। ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब आगे समझते हैं अपवर्तनांक के नियम। देखिए अपवर्तन किरण और अभिलंब और आपतन किरण, ये तीनों का तीनों जो है एक ही तल में होता है। और स्नेल्स का नियम क्या होता है, देखिए μ1 गुना साइन आई बराबर μ2 गुना साइन आर, इसलिए होता है साइन आई बट्टा साइन आर बराबर μ2 बट्टा μ1 होता है। अब आपको देखिए क्रांति कोण क्या होता है वो भी समझिए। देखिए क्रांति कोण होता है आपको, क्रांति कोण होता है क्या, जब प्रकाश 90 डिग्री के कोण पे जो है आपको क्या कहता है परावर्तन होता है, उसी को कहते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण हीरा का कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। और कांच का होता है 42 डिग्री, पानी का 49 डिग्री। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो देखिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है ना, तो आपतित किरण अधिक हो जाता है क्रांति कोण से, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको हीरा का चमकना, मृत मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर।
तब प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी को कहते हैं। तो बता ही दिया आपको ऊपर ही। अब देखिए अपवर्तनांक का कुछ कुछ पॉइंट जो है याद रख लीजिएगा। अपवर्तनांक का वैल्यू कुछ कुछ याद रखिए, बराबर पूछता है एग्जाम में। वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.30 और 3, बर्फ का 1.31। इसी तरह यहाँ पे सारे चीज़ का लिख दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए आपको आगे दिखाते हैं अगला। लेंस। लेंस जो है देखिए किस तरह से बनता है। लेंस जो है आपको एक पारदर्शी पदार्थ से बना होता है, जैसे कांच, प्लास्टिक और जेल। ये सब जो है आपको एक तरह का लेंस का ही काम करता है। लेंस का प्रकार आपको हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को जो है आपको इंग्लिश में कहे तो अभिसारी, हिंदी में कहे तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहे तो कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को जो है आपको अपसारी लेंस भी कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए। अब भाई अवतल लेंस में जो है क्या कौन सा कहाँ पे होता है, तो देखिए फोकस जो है आपको इसमें दो होता है। एक फोकस जो है दर्पण के सामने होता है, और एक पे सॉरी दर्पण नहीं, लेंस। और एक फोकस जो है आपको लेंस के पीछे होता है, यानी कि बाएं तरफ होता है। तो दाएं वाला को कहते हैं F1 और इसको दाएं वाला को F2 कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष जो है आपको ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजर रहा है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। अब आपको हम प्रतिबिंब निर्माण करके बताते हैं कि लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए उत्तल लेंस में जो है आपको प्रतिबिंब निर्माण होता है। अगर आप अनंत पे रखिएगा तो ये आपको फोकस पे बनेगा। किस तरह बनेगा, दायां तरफ वाला फोकस पे बनेगा। और उसके बाद जो है आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना भी प्रतिबिंब इसका दायां तरफ बनेगा सब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। और लेंस के जो सामने बनता है आप उत्तल लेंस में, वो आपको अभिसारी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अनंत पे रखेंगे तब फोकस पे बनेगा, ठीक है। और फोकस और आपको अनंत के बीच में रखेंगे तो आपको इस तरफ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। उसी तरह 2F1 पे रखेंगे तो आपको बनेगा 2F2 पे प्रतिबिंब बनता है। और 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो आपको बनेगा F2 और अनंत के बीच में बनता है। और F1 पे रखेंगे तो आपको अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरह से आपको यदि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब जो है लेंस के सामने ही बनेगा। और ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। और अवतल लेंस में जो है आपको प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, छोटा। कहीं भी प्रतिबिंब रहेगा तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उसी के बीच में बनेगा। अब आपको देखिए लेंस का सूत्र समझ लीजिए क्या होता है। लेंस का सूत्र आपको हो जाता है 1/f बराबर जो है 1/v माइनस 1/u। और लेंस का शक्ति का फॉर्मूला भी जान लीजिए। P बराबर होता है 1/f, या 1/f कब होगा, जब फोकस जो है आपको मीटर में दिया होगा तब। और 100/f कब होगा, जब फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया होगा तब। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है। आगे आपको जो है क्या कहते हैं इसको, आवर्धन दिया हुआ है। तो आवर्धन समझिए क्या होता है। आपको हम दर्पण में भी आवर्धन नहीं बताते, यहाँ पे दोनों का एक ही साथ कंपेयर करके बता देते हैं। तो देखिए दर्पण में जो आपको आवर्धन होता है M बराबर होता है -v/u होता है। और इसी का कहते हैं इमें क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। और यहाँ पे v क्या है, तो v आपको हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी और u हो जाएगा वस्तु दूरी। और देखिए यहाँ पे लेंस में देखिएगा तो लेंस में आपको माइनस नहीं होता है, बाकी सब चीज़ वही होता है। यानी कि M बराबर हो जाएगा v/u, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिए अपवर्तनांक जो है सॉरी आवर्धन जो है आपको यानी कि प्लस में होगा तो प्रतिबिंब जो है आपको सीधा बन रहा है, और माइनस में होगा यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्धन का जो है मान अगर 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, 1 से छोटा होगा तो छोटा बनेगा, 1 के बराबर होगा तब बराबर बनेगा। ये समझ लीजिए। अब चलिए आपको आगे चैप्टर ले चलते हैं। अगला चैप्टर में देखिए क्या कह रहा है, मानव नेत्र, यानी कि मानव का आँख क्या है सो बता रहा है। तो देखिए मानव का आँख में जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट खाली बता दे रहे हैं। देखिए कॉर्निया, जैसे कॉर्निया जो है, कॉर्निया का काम है आपको प्रकाश सबसे पहले यहीं पे पहुंचता है, आँख में ही प्रवेश करता है सबसे पहले कॉर्निया में। और नेत्रदान जो होता है यानी कि आँख का जो प्रत्यारोपण करता है तो कॉर्निया का ही यूज आता है। और आइरिस का क्या काम है, देखिए आइरिस का काम है जो आपको आँख का रंग तय करता है। जैसे कि किसी किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू भी होता है। और ये जो पुतली का जो आकार का जो है नियंत्रण भी करता है। और देखिए पुतली क्या करता है, तो देखिए पुतली करता है आपको प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। और ये तेज प्रकाश में जो है सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में जो है फैल जाता है ताकि अच्छा से दिखा सके। और लेंस का क्या काम है इसमें, देखिए लेंस में जो है आपको लचीला होता है और ये लगा होता है क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अभी जस्ट थोड़ा सा पीछे बताया है। ये बनाता है आपको वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, छोटा बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन का बना होता है। लेंस का जो आकार जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रण होता है।
अब समझते हैं रेटिना का क्या काम है। देखिए रेटिना का काम है क्या है, ये आपको जो है, ये देखिए इसमें जो है एक क्षण कोशिका होता है और एक शंकु कोशिका होता है। क्षण कोशिका जो आपको कम रोशनी में देखने में मदद करता है, और शंकु कोशिका जो आपको रंग प्रदान करता है। यही शंकु कोशिका कम हो जाता है तो कलर ब्राइटनेस हो जाता है, जिससे रंग में पहचान नहीं सही से हो पाता है। प्रतिबिंब तो आप लोग को बताया ही, अभी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। और सबसे नज़दीक दूरी जो है आपको आँख का 25 सेंटीमीटर आता है, और दूर बिंदु जो होता है आपको अनंत होता है, इसका कोई सीमा नहीं होता है। चलिए अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं। देखिए एक एक्वस ह्यूमरस क्या होता है, ये एक छोटा सा पॉइंट में जान लीजिए। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है तरल पदार्थ, उसी को कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। और विट्रस ह्यूमरस क्या होता है ये भी जान लीजिए। रेटिना और लेंस के बीच में जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसी को कहते हैं वेट्यूरस ह्यूमरस। अब आपको समझना है कि आँख में 3 प्रकार का ये क्या कहते हैं दोष होता है। पहला दोष जो है आपको निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो आप निकट की चीज़ देख सकते हैं, दूर का वस्तु नहीं देख सकते हैं। और इसका उपाय क्या है, यानी कि सही किस तरह से हो सकता है, तो इसमें अवतल लेंस का लगाते हैं और अवतल लेंस लगा करके ठीक किया जाता है। और देखिए लेंस जो है इसमें जो आपको मोटा हो जाता है, जिससे आप दूर की चीज़ नहीं देख सकते हैं, और फोकस दूरी भी घट जाता है। और प्रतिबिंब जो है आपको बनना चाहिए रेटिना पे, तो रेटिना से पहले ही बनने लगता है। और आपको दूसरा हो गया आपको दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें जो आपको दूर का चीज़ देख पाते हैं लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाते हैं। और इसका उपचार हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है आप देखिए दूर का चीज़ में देख सकते हैं, तो कब देखिएगा जब लेंस पतला हो जाएगा तब, और इसका जो है फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है। और इसमें होता क्या है, प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, तो ये आपको रेटिना से बाहर बनने लगता है, इसी की वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। तीसरा देखिए, तीसरा आपको जरा दृष्टि दोष हो गया। जरा दृष्टि दोष में जो आपको सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर हो जाता है, जिससे कि आपको न नज़दीक का दिखेगा न दूर का दिखेगा। इसमें जो है उपचार आपको बाईफोकस लेंस होता है, जिसमें ऊपर में अवतल लेंस लगता है, नीचे में उत्तल लेंस लगता है। तो चलिए ये बुढ़ापा के समय में आपको होता है, ये आपको ये बीमारी जो है बुढ़ापा जब आ जाता है तब होता है। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर आपको प्रिज्म है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं, हिंदी में प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का क्या काम है, देखिए यह एक कांच का पारदर्शी ठोस होता है, जिसमें जो है 2 त्रिभुजाकार फलक होता है और 3 आयताकार अति पृष्ठ होता है। इसमें जो है सफ़ेद प्रकाश जो हम गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये जो सबसे पहले आइजैक न्यूटन साहब ने देखा था, प्रिज्म का स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। और इस प्रक्रिया को पूरा नाम कहते हैं वन विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए ये आपको 7 रंग होता है, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बे आ नी पी ना ला, ये आपको कलर का नाम है। तो ऊपर से नीचे जाइएगा ना तो हो जाएगा आपको तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ेगा, बाद बाकी सब घटता है। देखिए ऊपर में लाल हो जाएगा, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी। और उसके बाद देखिए प्रिज्म का जो है ये भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कौन क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए ये प्रिज्म बना हुआ है, पी और ई जो है आपको ये वाला, ये आपको आपतित किरण हो गया, और ई और एफ जो है यहाँ पे ये हो गया आपको अपवर्तित किरण। एफ और एस जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको निर्गत किरण है। और एंगल ए जो है आपको दिया हुआ प्रिज्म कोण दिया हुआ है। एंगल आई क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ये हो जाएगा आपतन कोण। और एंगल आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और एंगल ई जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हो जाएगा आपको निर्गत कोण। और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है विचलन कोण हो जाएगा। और ये सब आपको हम पीछे बताए हैं, अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब का हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं, पीडीएफ में मेंशन रहेगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ध्वनि। ध्वनि देखिए अच्छा से समझिएगा, ध्वनि जो है आपको एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है, और ये क्या कहते हैं कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। और कंपन देखिए, कंपन नहीं, बिना कंपन के जो है आपको ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। और चलिए कंपन कैसे होता है, किसी वस्तु को आगे पीछे दोलन करता है ना तो कंपन कहलाता है। यह कंपन आपस में कणों को हिलाता है और ध्वनि को आगे बढ़ाता है। अब ध्वनि का संचरण देखिए किस प्रकार से होता है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे माध्यम जो है पहुंचता है, संचरण करता है, उसी को कहते हैं। माध्यम के कण को जो है एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ता है, इसी को कहते हैं। और ये बिना माध्यम का नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद करिएगा, हवा, जल, ठोस और आदि हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है आपको है ध्वनि। ये हो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग भी है, इसे फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, हम ऊपर ही बता दिए थे। ध्वनि जो है आपको अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। इसमें कण तरंग की दिशा में आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। और ये संपीड़न और विदलन के आगे बढ़ता है। एक बार संपीड़न होगा फिर विदलन होगा। संपीड़न क्या है, तो कण पास पास रहेगा, और विदलन क्या है तो कण दूर दूर होगा। और कण पास पास होगा संपीड़न में तो उच्च घनत्व होगा और उच्च दाब भी होगा, और विदलन होगा तो कम दाब और कम
घनत्व भी होगा। किस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे अधिक चलता है, तो आपको ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। क्योंकि सघन माध्यम में जो है, सघन में जो अधिक होता है ध्वनि का चाल, और ध्वनि जो है आपको निर्वात में ही चलेगा, बिना सॉरी निर्वात में नहीं चल सकता, माध्यम में ही चलेगा ध्वनि। और आगे देखिए तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य आइए समझ लेते हैं। तरंगदैर्घ्य देखिए, तरंगदैर्घ्य जो है आपको, ये देखिए इस तरह से जो ध्वनि ऊपर से नीचे यहाँ करता है ना, तो दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को आपको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार संपीड़न अभिलन, उसी को संपीड़न विलन कहते हैं, उसी के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाता है, और व्यवहारिक मात्रक इसका एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और इसका ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, V बराबर लैम्डा गुना आवृत्ति होता है, जिससे आपको ध्वनि की चाल निकालने में मदद मिलता है। और अपवर्तित क्या है वो भी देखिए, प्रति सेकंड पूरे किए गए कणों की तरंग चालों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। इसका ऐसा ही मतलब खर्च होता है। और सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/T। टी क्या है, अपवर्तनांक, इसका ऐसा मतलब सेकंड होता है। और ये यहाँ पे ऊपर वाला याद रखिएगा, ध्वनि की चाल किसमें कितना होता है ये, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्वनि की चाल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकंड, 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 मीटर पर सेकंड। और चाल का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है, तो तापमान पे पड़ेगा, घनत्व पे पड़ेगा, आर्द्रता पे पड़ेगा। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, ये तीनों चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं कि मैक संख्या क्या है। मैक संख्या देखिए क्या होता है, मैक संख्या आपको हो जाएगा, इसका होता है वस्तु की चाल होगा ऊपर में और ध्वनि की चाल नीचे में हो जाएगा। और मैक संख्या जो है सबसोनिक, सबसोनिक यह आपको एक से कम होता है मैक संख्या। और ट्रांसोनिक क्या होता है, उसको कहते हैं मैक संख्या जिसका एक के बराबर होगा उसको कहते हैं। और सुपरसोनिक उसको कहते हैं जिसका मैक संख्या एक से अधिक होगा। और हाइपरसोनिक उसको कहते हैं जिसका मैक संख्या 5 से अधिक होगा। सुपरसोनिक कब छोड़ता है विमान, तो देखिए जब वस्तु जो है आपको सोनिक बूम उत्पन्न करता है, कब, जब सुपरसोनिक चाल से चलता है। तो इसका जो है, और क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए तीव्रता समझिए और तारत समझिए। तीव्रता जो है आपको आयाम पे डिपेंड करता है, जो कि धीमा और प्रबल सुनाई देता है। और तारत जो है आवृत्ति पे डिपेंड करता है, जिससे मोटा और पतला होता है। और तीव्रता का जो है किस तरह से नापते हैं, तो डेसिबल में, और तारत को जो है हर्ट्ज में नापते हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको याद रखिएगा आपको, ती जो ताप, मतलब कि टी मतलब कि तीव्रता, तीव्रता जो है जोर से चिल्लाएगा तो हो जाएगा जोर, ता मतलब हो जाएगा तारत, और ये पतला होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर ना याद नहीं होता है तो ना, तो इसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है टॉपिक, ध्वनि का प्रकार। ध्वनि का प्रकार जो है आपको 3 प्रकार का होता है, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। और देखिए अपश्रव्य, श्रव्य क्या होता है, 20 से हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि सुनाई देता है उसी को श्रव्य कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक को सिर्फ मनुष्य सुन सकता है। और अपश्रव्य का जो ये होगा 20 हर्ट्ज से कम जो सुनेगा उसको कहते हैं अपश्रव्य। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाथी, गेंडा, सांप, भूकंप, व्हेल। और 20,000 से अधिक जिसको सुनेगा उसको कहते हैं पराश्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये इसको सुन सकता है कुत्ता, सुन सकता है डॉल्फिन, सुन सकता है चमगादड़, पर्पोइसेस। और ध्वनि का जो प्रवर्तन क्या होता है वो देखिए, ध्वनि का कठोर सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा तो उसी को कहते हैं परावर्तन। ध्वनि का प्रवर्तन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जैसा ही होता है। इको क्या है, इको भी समझिए। देखिए इको होता है आपको परावर्तन से ध्वनि का दोबारा सुनाई देना ही प्रतिध्वनि कहलाता है, जिसको इको कहते हैं। और दिमाग पर इसका जो है 0.1 सेकंड कहिए या 1/10 सेकंड कहिए, इतना तक रोक सकता है। इसके बाद इको का जो सुनने का सबसे नज़दीक दूरी जो होता है 17.2 मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। और इसका जो है आपको एग्जाम्पल हो जाएगा लाउड स्पीकर और स्टेटोस्कोप, या काउन हॉल जो बनाया जाता है, छत जो है उसको घुमावदार बनाया जाता है ताकि ध्वनि बार बार जो है गूंजे। और सोनार क्या है, देखिए सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अनुरण। अनुरण जो कहते हैं जिसको रिवर्बरेशन कहते हैं। तो देखिए बार बार परावर्तन से ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रहती है, उसी को कहते हैं रिवर्बरेशन। और इको, इको इसमें थोड़ा सा हम इसलिए बता दे रहे हैं, इको जैसे हेलो, फिर कहेगा हेलो, तो ये हो गया इको। और रिवर्बरेशन क्या हो जाएगा, हेलो, इस तरह हो जाता है, ये रिवर्बरेशन हो जाएगा। और देखिए ये इतना जरूरी नहीं है कि श्रव्य यंत्र क्या है, जो कान में नहीं लगाया जाता इसका कानून खराब हो जाता है, जो उसी को कहते हैं सुनने वाला यंत्र। अब अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत कहते हैं।
ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। विद्युत आवेश यह पदार्थ का गुण है जिससे जो कण के बीच जो है विद्युत बल उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं विद्युत आवेश। ये प्रकार होता है आपको दो प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। परमाणु में जो है प्रोटॉन जो है आपको धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु को केवल जो है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आवेश किया जा सकता है। इसका ऐसा मात्रक आपका कूलम होता है। और धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपको अगला देखिए क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है उसको भी समझ लीजिए। विद्युत धारा जो है आपको चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आई बराबर क्यू बट्टा टी, ये इसका सूत्र होता है, जहाँ आई क्या है आपको धारा, क्यू क्या है आवेश, टी क्या है समय। और इसका धारा का जो है आपको ऐसा मात्रक आपको एम्पियर हो जाएगा, जिसको ए से सूचित करते हैं। और इसका एक और मात्रक होता है कूलम पर सेकेंड। और धारा की दिशा नहीं कैसे होता है, तो देखिए वास्तविक में जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होगा ना, उसी के विपरीत दिशा में धारा बहता है। तो देखिए जैसे धारा हो जाए पॉजिटिव से लेकर के धारा आपको नेगेटिव की ओर जो है आपको आगे की ओर बहता है, उसी को कहते हैं धारा की दिशा कैसे निकालते हैं, वही हो गया। और आपको विद्युत परिपथ जो है क्या है उसको भी समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है विद्युत परिपथ का। तो यहाँ पे आपको देखिए एक बंद मार्ग में जिससे धारा प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। इसमें कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे बैटरी, तार, बल्ब और कुछ भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। परिपथ में जो है प्रतीक क्या होता है, सिंबल किस प्रकार से यूज होता है, सो भी देखिए। बैटरी का सिंबल आपको इस तरह से दिया जाता है, पहला जो है आपको बड़ा होता है, उसके बाद छोटा होता है, और बड़ा वाला जो होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। प्रतिरोध का इस तरह से सिंबल होता है। प्रतिरोध का काम जो है धारा को नियंत्रित करना होता है। और प्रतिवर्तित प्रतिरोध जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं, इसका देखिए 3 गो होता है, तीनों किसी न किसी कोई भी आपको एग्जाम में दे करके पूछ सकता है। और इसका कार्य होता है धारा में बदलाव करने के लिए। और एम्पियर का क्या काम होता है, एम सॉरी एम्पियर नहीं, इसको कहते हैं आमीटर। आमीटर जो है आपको धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो है आपको विभवांतर मापने में उपयोग किया जाता है, और ये पैरेलल में यूज किया जाता है। और अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, देखिए विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो है आपको किसी आवेश में जो बिंदु ए और पी तक ले जाने वाला किया गया कार्य ही उसी को कहते हैं विद्युत आवेश। का सूत्र होता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, इसी को कहते हैं जूल सेकेंड। अब ओम का नियम क्या है वो भी देख लीजिए। ओम का नियम जो है आपको ये धारा और विभवांतर जो है सीधा अनुपात होता है, या इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर आई आर। और इसका ग्राफ जो होता है सीधा रेखीय होता है। और V और I का ग्राफ जो है जिसको स्लोप कहते हैं वो प्रतिरोध का मान देता है, और तापमान के साथ सीधे समानुपाती होता है। और प्रतिरोधकता क्या है वो भी देख लीजिए। प्रतिरोधकता आपको जो है हो गया किसी चालक का गुण जो धारा को प्रवाह का विरोध करता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। इसका सूत्र होता है R बराबर रॉ L बाई ए, या नहीं तो R बराबर रॉ L बट्टा में पाई आर स्क्वायर, ये भी होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ये जो है तापमान के साथ सीधे समानुपाती होता है। और ये किस चीज़ पर निर्भर करता है वो भी देखिए, लंबाई पे करेगा, एरिया पे करेगा, ताप पे करेगा, पदार्थ की आकार पे करेगा, और पदार्थ का प्राकृतिक पर भी करेगा। और एक बात ये भी जानिए, प्रतिरोध का जो है आपको जोड़ कर यदि हम इसको लंबा करते हैं तो इसका हो जाता है R बराबर रॉ L बाई ए, और खींच कर लंबा करेंगे तो इसका हो जाएगा R बराबर रॉ L स्क्वायर बटा में V स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे आपको प्रतिरोधकता समझाते हैं। प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता जो आपको रॉ बराबर आर ए बट्टा में एल, ये जो आपको इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है ओम मीटर। और ये निर्भर किस चीज़ पे करता है, लंबाई पे नहीं करेगा निर्भर, आपको एरिया पे भी नहीं करेगा निर्भर, तापमान पे करेगा, और पदार्थ की प्राकृतिक पर भी करेगा। और ये आपको चालकता क्या होता है, चालकता जो 1/ρ होता है, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। अब देखिए सीरीज और पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सीरीज और पैरेलल क्या है, तो देखिए सीरीज में जो है आपको रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ा जाता है, एक करके एक करके, और पैरेलल में इस तरह से जोड़ा जाता है। और देखिए सीरीज में जो है आपको योग कैसे किया जाता है, तो सिंपल तरीका से यूज किया जाता है R1 प्लस R2, और इसमें महत्तम से महत्तम प्रतिरोध देता है। और पैरेलल में जो है आपको जोड़ा जाता है 1/R प्लस 1/R2, ऐसे करके जोड़ा जाता है। और ये न्यूनतम से न्यूनतम इसमें मान देता है प्रतिरोध का। और देखिए सीरीज में जो है आपको करंट समान होता है और वोल्टेज जो है अलग अलग होता है। उसी तरह जो है समानांतर में जो है वोल्टेज समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। घर में जो हम यूज करते हैं तो वो घर में जो है हम पैरेलल में यानी कि समानांतर में यूज करते हैं, तो वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो चमक भी यानी कि रोशनी भी अधिक देगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आपको धारा का जो है आपको उसमें प्रभाव समझाते हैं क्या होता है। तो देखिए
जब किसी तार में जब धारा गुजरता है यानी कि करंट गुजरता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी को जूल हीटिंग ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका खोज आपको किए थे जूल साहब ने। और इसका सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। H बराबर VIT और या I बराबर RT या उसके बाद V² बट्टा में R×T या PT। इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक आयरन, उसके बाद टोस्टर, ओवन, हीटर, केटली और आदि। उसी तरह से आप देखें नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखो नाइक्रोम जो है आपको निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ये हीटिंग एलिमेंट है यानी कि ये गर्म करता है और इसका प्रतिरोध और गलनांक जो है उच्च होता है और ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये बल्ब का फिलामेंट क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए बल्ब का फिलामेंट जो है आपको टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है और गलनांक जो है इसका उच्च होता है और 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ज़्यादा तापमान सहन करने का इसमें शक्ति होता है और गर्म होने पर चमक जो है या प्रकाश देता है, चमक या प्रकाश कैसे देता है। फ्यूज तार के बारे में समझिए। फ्यूज तार क्या है, तो देखिए फ्यूज तार जो है आपको लेड और टीन से मिलकर बना होता है। ये आपको सीरीज में जोड़ा जाता है और इसका जो है अधिक धारा आने पर जो है तार आपको पिघल जाता है, टूट जाता है। गलनांक इसका कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है और इसका क्षमता जो है एम्पियर में नापा जाता है और नॉर्मल जो क्षमता घर में होता है 1 से 10 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और ये भी देख लीजिए, आपको उष्मीय प्रभाव का खोज जूल साहब किया था, रासायनिक प्रभाव का खोज फेराडे और चुंबकीय प्रभाव का खोज SC और स्टेट। विद्युत शक्ति क्या है वो भी देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T होता है। इसका ऐसा ही मात्रक आपको हो जाएगा, वाट कहते हैं या फिर जूल पर सेकेंड कहें। सो P बराबर क्या हो जाएगा, VIT I²R और या V²/R। अब देखिए आगे क्या है। आगे अगला चैप्टर जानने से पहले आप लोगों को कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो केमिस्ट्री का भी इसी तरह डाल देंगे। तो चलिए अगला चैप्टर क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो इसका अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि इसका खोज जो है HC और स्टेट साहब ने किया था। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा, लाउड स्पीकर हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, जितना भी गाना बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो सब हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव देखिए, चुंबक वह वस्तु है जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका निकेल, आयरन और कोबाल्ट को जो है आकर्षित करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो भी समझिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के जो चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ चुंबक बल महसूस होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये आपको सदिश राशि है, सदिश राशि हम फर्स्ट में ही बताए थे, ये दिशा और परिमाप दोनों पे डिपेंड करता है। इसका ऐसा मात्रक जो आपको टेस्ला होता है और CGS मात्रक जो है गॉस होता है। तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए, चुंबक क्षेत्र को दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है और ये जो है बंद और निरंतरण वक्र होता है। और चुंबक के जो अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र बहता है वो आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है और आपको चुंबक के बाहर की ओर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आता होगा, शो करता हुआ जो देख लीजिएगा। और किसी बिंदु पर जो है आपको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए स्पर्श रेखा की दिशा होता है और दो रेखा जो है कभी भी आपको काटता नहीं है। और ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा नियम का यूज करते हैं वो भी समझ लीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए आपको मैक्सवेल का जो है कॉक स्क्रू नियम उससे भी निकाल सकते हैं, या फ्लेमिंग का दाएं हाथ या बाएं हाथ का नियम उससे भी निकाल सकते हैं, या दाएं हाथ का अंगूठा नियम उससे भी निकाल सकते हैं। अब ये तीनों कब 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 यूज होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए दाएं हाथ का जो अंगूठा नियम है वो कब यूज करते हैं, जब किसी करंट में, जब किसी तार में जो है आपको करंट प्रवाह होता है तो उससे निकाल सकते हैं। अब ये आपको अंगूठा जो है धारा की दिशा को दिखाएगा और मुड़ा हुआ उंगली जो है आपको ये क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दिखाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त होता है, जिसको केंद्र जो है एक ही होता है और उससे जो वृत्त निर्माण होता है उसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और ये आपको जो है चालक का पदार्थ पे डिपेंड करता है, धारा की दिशा पे भी डिपेंड करेगा और चालक की जो है आकृति पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पे डिपेंड, कैसे निकालते हैं और कब यूज किया जाता है वो भी समझिए। देखिए इसका जो तीनों उंगलियां जो है आपको 90 डिग्री पर, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर फैला हुआ होना चाहिए। और ये जो है आपको तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और मध्यमा जिसको कहते हैं, जिसको मिडिल कहते हैं, वो आपको धारा दिखाएगा और अंगूठा जो है आपको बल को दिखाएगा। और देखिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए कंपास क्या है, तो कंपास देखिए, कंपास जो है आपको ये आपको नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है इंडिकेट करता हुआ हर हमेशा प्रतीत होगा और उत्तरी दक्षिण ध्रुव पे होता है और ये मैग्नेटिक साउथ की ओर आकर्षित होता है पृथ्वी का
अब जो है आपको ये सोलोनॉइड क्या होता है जिसको परिनालिका कहते हैं। परिनालिका जो है आपको परिनालिका क्या होता है जिसको इंग्लिश में सोलोनॉइड करते हैं। ये जो आपको कई जो हैं सिलेंडर के जैसा जो है गोल गोल घुमा करके इसका सर्कुलर आकार बनाते हैं, जो कॉइल परिनालिका ही इसको कहते हैं। और परिनालिका का जो व्यवहार होता है ये आपको बार मैग्नेट के जैसा ही होता है, और इसके अंदर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और अधिक भी होता है, जिसको मजबूत कहते हैं। और इसके देखिए इसका फील्ड जो बढ़ाएंगे ना तो करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड भी बढ़ेगा। और नंबर ऑफ टर्न यानी कि गोलाकार जो घुमा है उसको संख्या बढ़ाएंगे तो उससे भी आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और देखिए सिरा का जो है आपको सिर जिसका सॉरी जिसको जो घुमाते घुमाते जो सिर बनेगा उसको निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो घड़ी का नियम एक होता है, उससे निकाला जा सकता है। और वामावर्त जो वामावर्त अगर करंट उसमें जा रहा है तो उस नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और दक्षिणावर्त अगर जा रहा है तो साउथ डायरेक्शन होगा। और इसमें नरम लोहा को छोड़ डालने पर जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। और फ्लक्स क्या होता है वो भी देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी सतह से जो गुजरने वाली जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या कितना है। जैसे कि ये देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट जो है आपको ये कोई एक सतह है उससे कितना गुजर रहा है उसी को कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और इसका जो है आपको मापा जाता है वेबर में, और इसका जो है दर्शाने का सिंबल जो होता है आपको इस तरह से होता है, फाई जिसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड में परिपक्त होने वाली विद्युत धारा प्रेरित होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो आपको परिवर्तन होने वाला जो है विद्युत धारा उसको कहते हैं आपको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसका खोज किया था माइकल फेराडे। और इंड्यूसिंग करंट की दिशा जो है आपको मैग्नेटिक फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसी से निकाला जाता है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है मोटर में जो है कंडक्टर पर लगने वाला बल जो है ये आपको चुंबकीय क्षेत्र और धारा की हो, ये दोनों जो है आपको 90 डिग्री पे होता है। अब चलिए आपको अगला देखते हैं कम्यूटेटर क्या है। तो देखिए कम्यूटेटर जो है आपको ये जो कॉइल में बहने वाले करंट की दिशा को जो है उलटता रहता है, ताकि कॉइल जो है लगातार घूमता रहे जिससे करंट जनरेट हो। और ये भी देख लीजिए लाइव तार और न्यूट्रल तार और अर्थिंग तार में क्या कॉम्बिनेशन है। तो देखिए लाइव तार और जो लाइव तार का जो है आपको ये जो करंट को सप्लाई करता है, और इसका कलर जो होता है रेड हो भी होगा या ब्राउन भी हो सकता है। और न्यूट्रल तार जो है आपको सर्किट को पूरा करता है और करंट जो बचा खुचा उसको वापस ले जाता है, और ये ब्लैक और ब्लू भी होता है। और अर्थिंग जो है आपको शॉक से बचाता है, जिसको इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का या येलो कलर का होता है यानी कि पीला। चलिए अब आगे इसको शॉर्टकट में पीछे जितना भी हम बताए हैं फ्लेमिंग का दायां नियम बायां नियम इस सब के बारे में उसको देखिए। फ्लेमिंग का आपको बायां नियम जो है आपको बल और गति का दिशा दिखाता है, और ये मोटर में यूज करते हैं। और फ्लेमिंग का दायां नियम जो धारा की या ईएमएफ निकालने के लिए यूज करते हैं, ये आपको जनरेटर में यूज होता है दिशा निकालने के लिए। और अंगूठा जो है आपको बल और गति का, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र में गई, माध्यमा जो है आपको करंट या ईएमएफ निकालने के लिए। और मैक्सवेल का जो राइट हैंड नियम जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा निकालने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस में, जिसमें करंट तार में जिस तार में करंट प्रवाह होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब अगला चैप्टर देखिए क्या है। अगला चैप्टर जो है आपको उष्मा है। उष्मा क्या है आपको देखिए। उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो तापमान में अंतर के कारण ही वस्तु से दूसरे वस्तु में बहता रहता है। कणों की कुल गति ऊर्जा को ही उष्मा कहते चले। और इसके बाद देखिए ऐसा मात्रक इसका जूल हो जाता है, और सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा। 1 कैलोरी में 4.8 जूल होता है। और तापमान देखिए, तापमान के बारे में सही से समझिए। देखिए क्या है, किसी वस्तु में गर्म या ठंडा होने की को ही ताप कहते हैं। और ताप बढ़ने पर जो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाता है। परम शून्य ताप क्या है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। कणों की गति ऊर्जा यहाँ इस पर जो है शून्य हो जाता है। और त्रिक बिंदु क्या है, 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। तीनों अवस्था इस पे जो है अपरिवर्तित रहता है। और ये रिलेशन तो आप लोग याद ही रखिएगा, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और आर, इस तीनों आपको याद रखिएगा। इसका पहला जो है जो भी दिया हुआ है क्वथनांक को दर्शाता है, दूसरा जो है हिमांक को दर्शाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है 4 डिग्री पे जो है आपको 40 डिग्री पे जो है आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है। और ये यहाँ पे ये भी देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए सेल्सियस से जो है आपको केल्विन में जाना होता है तो +273 करते हैं, और केल्विन से जो है सेल्सियस में जाना होता है तो -273 करते हैं। और देखिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो कोई भी चीज़ द्रव में रहता है, यानी कि एक एग्जाम्पल पानी हो जाएगा।
और 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये आपको ठोस हो जाता है, इसका एग्जांपल एक बर्फ़ हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो गैस बन जाता है, इसका एक एग्जांपल वाष्प हो जाएगा। और ऊष्मा संचरण का विधि भी जान लीजिए, चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। चालन देखिए, जैसे एक लोहा का छड़ हो गया, वो एक चालन विधि से गर्म होता है। ठोस का कण जो है टकरा टकरा कर आगे बढ़ता है और गर्म होते जाता है। और संवहन संवहन क्या है, जैसे पानी को गर्म करते हैं ना, तो द्रव और गैस उसमें गर्म होता है, तो ये गर्म कण जो है आपको ऊपर की ओर जाएगा और ठंडा कण नीचे की आएगा, जिससे कि पानी पूरा गर्म हो जाता है। विकिरण क्या है, सूर्य का भट्टी जो है इसी माध्यम से होता है आपको, ये या सूर्य का किरण जो आता है उसी के माध्यम से होता है। और आगे देखिए आपको आदर्श गैस समीकरण क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए आदर्श गैस समीकरण जो है, अणुओं का आकार नगण्य होता है और कोई इसमें जो आकर्षण नहीं होता है। और इसका फॉर्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी। आर का जो इसका वैल्यू होता है, ये आपको स्वार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं आर को। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल केल्विन। आज जो देखिए यहाँ पे जो आपको गैसों का नियम 3 होता है, जिसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, चार्ल्स लॉ और गेलुसाक लॉ। यह आप एक याद रखिएगा, त्रिभुज वो बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला हो जाता है ए प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम। देखिए अगर तापमान के साथ सीधे समानुपाती अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो सीधा बनेगा, और तापमान के साथ अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो आपको उल्टा बनेगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी में देखिए चार्ल्स के नियम में जो है, या सॉरी पहला जो है गेलु बॉयल्स बॉयल्स के नियम में जो आपको तापमान यानी कि स्थिर रहता है तो वॉल्यूम के साथ उल्टा रिलेशन बनेगा। और प्रेशर जो है इसमें वॉल्यूम के साथ उल्टा रिलेशन बनाता है, और प्रेशर जो है घनत्व के साथ सीधा रिलेशन बनाता है। और दूसरे नियम में देखिए जिसका चार्ल्स नाम है, चार्ल्स का लॉ जो है आपको ये वॉल्यूम और तापमान के साथ सीधा रिलेशन बनाता है, और इसमें जो है प्रेशर जो है आपको स्थिर रहता है, उसमें आपको सीधा रिलेशन बनाता है। और गेलुसाक का नियम है जो आपको दाब और ताप पे जो है सीधा रिलेशन रहता है, और वॉल्यूम जो है आपको स्थिर रहता है। और एवोगाड्रोज का जो नियम होता है वो क्या है, एवोगाड्रोज लॉ। तो जैसे इसमें समान तापमान और समान दाब पे जो है आयतन, समान आयतन वाली जो गैसों का जो है नंबर ऑफ मोल जो है समान होता है। तो और एक बार ये देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा दर्शा दिए हुए हैं कि पानी का जो है आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है, और पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। तो ये आज का लास्ट वीडियो रहा, तो पूरा हम फिजिक्स को कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा राय करके क्या क्या है नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत